नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जुड़ेंगे इस महत्वपूर्ण फेसबुक लाइव में। आप लोग जुड़िए और इस चर्चा का हिस्सा बनिए। और आज जो घटनाएं घटी हैं, और क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रदेश है, तो आप लोग जुड़िए, इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनिए। मैं अपने साथी यहाँ पर जितेंद्र जी बैठे हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे 2 नंबर वार्ड से सदस्य रहे हैं वर्तमान में। हमारे अनुज जी हैं जो प्रत्याशी, इनकी पत्नी थी अभी आज तक, और आगे भी ऐसा ही होगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप जुड़िए और इसे एक दूसरे तक जरूर पहुँचाइए। लगभग प्रदेश के सभी जिलों में जो तांडव हुआ है, सरकारी तांडव, वो पिछले 4.5 साल से लोग देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो अभी जिला पंचायत में घटनाएं घटी हैं, मैं समझता हूं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने पुलिसिया दमन चक्र ना देखा हो, जिसने शासन और प्रशासन को इस तरीके से काम करते ना देखा हो, जिसमें आम जनता, आम जनमानस त्राई त्राई ना बोल गया हो। मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने आपसे आया हूं, मैंने आप सब लोगों को पहले से उसकी जानकारी दे दी थी। सर्वप्रथम जिला पंचायत से संबंधित जो मैं ये बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, मैं समझता हूं कि आप एक दूसरे तक इसको जरूर पहुंचाएंगे। प्रदेश के 75 जिलों में ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, पंचायत के चुनाव हुए, और अब आज 26 तारीख को नामांकन का दिन था। लेकिन पिछले कई दिनों से लगभग सारे ही जिलों में पुलिस, जिले के डीएम और एसएसपी, उनके साथ साथ तमाम उनका पूरा महकमा, तमाम ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, जिन लोगों ने अनाप शनाप पैसा कमाया हुआ है, वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये सही बात है कि जिला पंचायत का चुनाव अगर पब्लिक से हो, जनता से सीधे हो, तो ये पूरी की पूरी बेईमानी, ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। जब देश में, प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार हो, और जो लोग बोलते हों कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे लोग अगर ये कहना चाहते थे, अपना संदेश देना चाहते थे कि ये चुनाव जनता कैसे होंगे, तो दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, राष्ट्रपति महोदय इनके हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों में इनका बहुमत है। तो ये प्रस्ताव पास हो सकता था, जिससे कितने सारे परिवार बच जाते इस पूरी की पूरी बेईमानी से, इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार के ऐसे तंत्र से जिसके अंदर आदमी चला तो जाता है लेकिन वापस नहीं निकल के आ सकता। लेकिन जिस तरह की तानाशाही अलग अलग जगहों पर हुई है, उसी तरह की तानाशाही मेरठ में भी देखने के लिए मिली। जैसे ही जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए, वैसे ही उन पर शिकंजा कसा जाना शुरू हो गया, जिसमें पहले ही हमारे वार्ड, मेरठ के वार्ड नंबर 25 के बहुजन समाज पार्टी से जीतकर आए हुए, जिनके ऊपर एक मुकदमा लिखाया गया, लगातार उनके ऊपर पुलिस की दबिशें गई, और जैसे ही वो भाजपा में आए तो समझ लो उनके जैसा पाक साफ कोई नहीं रहा। ना पुलिस गई, ना कुछ गई, मतलब वोट का इंतजाम भाजपा के लिए कर दिया सरकार ने। दूसरा नंबर, हमारे क्षेत्र से जो आज हमारे सलोनी के प्रस्तावक थे,
10 नंबर वार्ड से अश्वनी शर्मा, मैं समझता हूं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा हमसे परिचित इस समय पर जो 10 नंबर वार्ड के सदस्य अश्वनी शर्मा को न जानता हो। सब जानते हैं। 12 दिन बाद उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। उनकी पत्नी, उनकी मां, उनकी चाची, उनके परिवार के लोग, गांव के अन्य अन्य लोगों पर फेक मुकदमे दर्ज किए गए। और जब इससे भी उनका बस नहीं चला तो उन्होंने उसकी पत्नी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन वो लड़ता रहा। मुझे नहीं पता, जब आज वो अनुमोदक के रूप में हमारे साथ थे, पता नहीं क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, क्या चीज ऐसी हुई, क्योंकि वो 1-2 दिन में भी खुलेगी बात चीजें पता लगेंगी कि कैसे वो होता। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है, कलेक्टर महोदय, मेरठ के डीएम महोदय से हम पूछना और कहना चाहते हैं कि आपने किसके इशारे पर, सत्ता के दबाव में हमारा जो ये पर्चा कैंसिल किया है, हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आपने एक चीज लिखी है, आपने जो चीज लिखी है जिसमें कहा कि यह पर्चा अस्वीकार किया जाता है, हम पूछना चाहते हैं, जब वो व्यक्ति अनुमोदक हो, प्रस्तावक हो, प्रत्याशी हो, आपके यहां जाता है, जाने के बाद में वो सशरीर आपके ऑफिस में उपस्थित होता है, आप उससे पूछते हैं कि अनुमोदक अश्वनी शर्मा आप ही हो? उन्होंने कहा मैं ही हूं। ये साइन आपके हैं कि मेरे हैं? ये आधार कार्ड आपका है? हां जी मेरा है। ये प्रमाण पत्र आपका है कि हां जी मेरा है। वीडियोग्राफी होती है उसकी, पूरी वीडियोग्राफी होने के बाद में यही बातें प्रस्तावक से पूछी जाती हैं, प्रत्याशी से पूछा जाता है और उनका पर्चा स्कूटनी सहित वैध मानकर, उनका पर्चे को वैध मानकर उनको भेज दिया जाता है। फिर लगभग 3:18 पर प्रत्याशी के बाद फोन पहुंचता है कि आप जल्दी आइए। मैं आपको इसलिए सब लोगों को, हजारों लोगों को यह बात बताना चाहता हूं कि किस तरह के भ्रष्टाचार के अकंट में डूबे हुए लोग हैं और किस तरह के कुकृत्य कर कर अपनी हार को जीत में और जीत को फिर और तमाम चीजों में कन्वर्ट करना जानते हैं। किस तरीके से शासन को, प्रशासन को, लोभियों को, भ्रष्टाचारियों को एकजुट करके ये किस तरह से सत्ता हथियाना चाहते हैं, किस तरीके से लोगों पर शिकंजा कसना चाहते हैं, मैं उसकी वानगी आपको बता रहा हूं, उसकी चीजें आपको बता रहा हूं। 3:18 पर फोन जाता है। वो दूर थी, मेरठ में हमारे कलेक्ट्रेट से पल्लवपुरम की दूरी लगभग होगी 8-7-10 किलोमीटर। शहरी क्षेत्र है, महिला हैं, पूरे दिन के चुनावी समय से निकलकर घर पर गई तो कपड़े वपड़े चेंज किए होंगे, जो भी रहा होगा, थोड़ा समय लगा होगा। वकील पहुंचते हैं बीच में, वकील से कलेक्टर कहते हैं कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं प्रस्तावक, अनुमोदक से और प्रत्याशी से मिलूंगा। वकील महोदय बाहर निकलकर लगभग जब 3:30 या 3:40 के लगभग पर फोन करते हैं प्रत्याशी को कि आप खुद आ जाइए। प्रत्याशी जब खुद पहुंचती हैं तो बज जाते हैं लगभग 4:30 और अंदर पहुंचती हैं तो 4:40, 4:45 का समय लग जाता है, मतलब लगभग 1 घंटा लग जाता है उनको यहां तक आने में, इस पूरे प्रोसेस में। उसी समय पर डीएम महोदय के पास बीजेपी के प्रत्याशी उनके कक्ष में उपस्थित होते हैं और जिस तरह का एक कुकृत्य किया गया, जिस तरह का किसी को डराकर धमकाकर यह अनुमोदक को तोड़ा गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम जीतते या हारते ये समय बताता, लेकिन आज पर्चे को निरस्त करना ये लोकतंत्र की हत्या है। हम भी चुनाव लड़े थे जिला पंचायत अध्यक्ष का, हमारी भी पत्नी चुनाव लड़ी थी। कोई बताए हमने किसको हटाया, किससे उसकी चीजें छीनी? हम पूछना चाहते हैं आप सब लोगों से। हमारी पत्नी को 18 वोटें मिली, हमारे सामने वाले प्रतिद्वंदी को 16 वोटें मिली और उस समय के कलेक्टर पंकज यादव जी ने साफ साफ स्पष्ट कहा था कि कोई बेईमानी की चीज इस मेरठ में नहीं होगी। हमारी जीत हुई। 1 साल बाद हम हट गए, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जब हमने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज जिस तरह का मेरठ सहित, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे अमरोहा हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे अन्य अन्य जिलों में
15 जिले ऐसे हैं जिसमें प्रशासन ने अपने लाठी के दम पर, अपनी ताकत के दम पर लोकतंत्र के दमन कर, लोकतंत्र को कुचलते हुए उसकी दमन की जो पराकाष्ठा लिखी है, आने वाले कई वर्षों तक, कई सालों तक इसकी मिसालें लोग देंगे। हम पूछना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि कई लोग खुश होंगे, कई लोग गमजदा होंगे, लेकिन इतना समझ लेना और जान लेना, जो लोग जमीन पर हैं, जो लोग पब्लिक के लोग हैं, वो सब बातें जानते हैं। जो आप ये गलत कर रहे हो, जो ये आप ऐसी चीजें कर रहे हो जो लोकतंत्र का गला घोट रहे हो, लेकिन जनता ने इसी पंचायत के चुनाव में ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को जनता इस समय पर नकार रही है, पसंद नहीं कर रही। और इसी वजह से आप लोगों ने पूरा दमन चक्र शुरू किया। किसने नहीं देखा एटा में इमारत को गिरते हुए, किसने नहीं देखा गाजियाबाद में भट्टे में पानी छोड़ते हुए, किसने नहीं देखा अलग अलग जिलों में कहीं पर फीता डालते हुए, कहीं पर मानक चेक, तमाम ऐसी चीजें करते हुए जिससे सामने वाले को प्रताड़ित करके उसकी वोट ली जा सके। यहां तक कि लोकतंत्र का आनंद देखिए, हमारे बागपत में चौधरी चरण सिंह जी की जो कर्म भूमि रही है, उस क्षेत्र में लोकदल और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आज सुबह जबरन सुबह 4 बजे सांसद महोदय के घर पर ले जाकर उनको भाजपा ज्वाइन करा दी जाती है। लेकिन मैं उस वीर को, उस व्यक्ति को साधुवाद दूंगा जिन्होंने उस चीज के बहकावे में नहीं आए और उन्होंने वापस लोकदल से अपना नामांकन किया। और मुझे पूरा पक्का पता है कि ये जीत उनकी सुनिश्चित होगी, लोकदल का प्रत्याशी वहां पर जीतेगा। अन्य जगहों पर भी आपको लगातार सुनने में आता होगा, लेकिन मैं मेरठ में उन तमाम साथियों का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, चाहे हमारे 2 नंबर वार्ड के जितेंद्र गुजर हों, चाहे इनकी पत्नी जीत कर आई हो, चाहे हमारे अनुज भाई हों, इनके अलावा चाहे और अन्य सदस्य रहे हों, जिन्होंने इस समय पर अपनी एकता का, अपने संयम का और अपने ऊपर उस पैसे को, जो पैसा इस समय पर कई अन्य अलग अलग लोगों पर पहुंचा है, जो दड़े के रूप में, जो रिश्वत के रूप में, जो भ्रष्टाचार के रूप में जो लोगों तक पहुंचा है, इन्होंने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं जनता के लोगों से कहना चाहता हूं, आप 1,500 लोग मुझे सुन रहे हैं डायरेक्ट, और पता नहीं कितने लोगों तक ये वीडियो जाएगी। मैं आपको फिर बताता हूं, अभी 2022 का चुनाव आने वाला है। दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लगने वाली है। दोस्तों, साथियों, ध्यान रखिएगा ये बातें। मैं ये पूछना चाहता हूं, अब इस समय पर वो जातिवाद कहां जाता है? कई लोगों ने हमारे मेरठ में इस चुनाव को जातिवाद से जोड़ने की कोशिश की। हम पूछना चाहते हैं कि जो प्रत्याशी सलोनी गुजर के सामने लड़ रहे थे, वो चाहे किस जाति के हैं, सलोनी किस जाति की है, हमारे पास लोकदल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों का समर्थन था। संयुक्त प्रत्याशी के रूप में सलोनी गुजर आई थी। लेकिन इन लोगों ने जो ये पूरा काम किया है, जो पूरा का पूरा चीज की है, जो अब इस समय जीत गए हैं, हम कहना चाहते हैं उनको भी बधाई। वो अच्छा काम करें, लोगों के लिए बेहतरी का काम करें, जनता तक सही मैसेज पहुंचाएं। और हमें उम्मीद है कि अगर कोई किसी पद पर बैठता है तो उसका सदुपयोग करें, और सदुपयोग करते हुए जनता तक, आम जनता तक उस पैसे को पहुंचाने का काम करें। लेकिन आज इस समय पर जो ये प्रशासन की तरफ से ये चीजें हुई हैं, ये कम से कम स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आप एक एक व्यक्ति से कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को ये सब चीजें पल्ले में गांठ बांधकर हमें कम से कम ऐसा करना पड़ेगा, हमें कम से कम इस चीज को लाना पड़ेगा कि आने वाले समय पर इस तरह की चीजें ना हो, लोकतंत्र का दमन ना हो, लोकतंत्र को लाठी के सहारे कुचला ना जाए, उसको दबाया ना जाए, उसको निचोड़कर फेंक ना दिया जाए। मैं एक एक व्यक्ति को भरोसा दिलाता हूं, हमारे सामने कई हमने जीते हासिल की हैं, कई हम लोग चुनाव हारे हैं। मैं हारा हूं चुनाव 2-2 विधानसभा के, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र सरदना क्षेत्र हमारा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर हम चुनाव लड़ते हैं, लड़ेंगे आने वाले समय पर, मैं उस क्षेत्र की जनता को, वहां के तमाम आसपास के लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनका विश्वास, जिनकी सोच हमारे से जुड़ी हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी भी सूरत में, किसी भी वजह से जाति धर्म का जहर ना किसी जाति में ना किसी धर्म में हम लोग घोलेंगे।
लेकिन आज की जो चीजें हैं हम पूछना चाहते हैं, जो मेरठ के सांसद ने राकेश टिकैत जी से उनकी संपत्ति के बारे में पूछा, हम पूछना चाहते हैं आपकी हिम्मत और हैसियत नहीं है भाजपा वालों की कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनके बेटे से पूछ लो कि उनके पास ये संपत्ति कहां से आई है। आपकी हिम्मत नहीं है कि अडानी से पूछ लो कि उसको ठेके पट्टे किसने दिए हैं। आपकी हिम्मत नहीं है कि अडानी से पूछ लो कि आपके लोग कहां से ये पैसा बनाकर आपके कंपनियों में इतना पैसा ये कहां से आ रहा है। लेकिन एक किसान धरतीपुत्र से आप पूछते हो जो पिछले 1 साल से धरनारत हैं किसान, मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस समय पर ये ऐसी अलग जगाई हुई है जिससे कहीं ना कहीं किसान गरीब को ताकत मिलने का काम हुआ। लेकिन ये सारी चीजें आने वाले समय पर हम सब लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कई लोग बोलते हैं चीजें कि भाई कौन प्रत्याशी बना दिया। अरे अभी एक ये हमारे पंकज तेवतिया जी हैं, कह रहे हैं कि भाई गुर्जर प्रत्याशी बना दिया। कोई किसी ना किसी जाति का तो होता ही है। हम पूछना चाहते हैं कि बागपत में कौन जाति का प्रत्याशी है और कौन लोग उसको लड़ा रहे हैं। अभी गौरव जो हमारे प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़े हैं, क्या वो ये बोल सकते हैं कि कौन जाति की वोट उनके साथ नहीं थी? क्या गुर्जर वोट उनके साथ नहीं थी? कुछ क्या उनके साथ मुस्लिम वोट नहीं थी? क्या उनके साथ जाट वोट नहीं थी? क्या जाटव की वोट नहीं थी? क्या पंडित की वोट नहीं थी? क्या वो कह सकते हैं किसी एक जात की वोट थी? या बराबर में कोई दूसरी जाति का चुनाव लड़ रहा हो व्यक्ति, भाई हमारे समाजवादी और लोकदल के प्रत्याशी हैं, यादव हैं बराबर के हापुड़ में, और हमारे के बराबर लोकदल और समाजवादी के प्रत्याशी थे जिनको नहीं नामांकन करने दिया गया गाजियाबाद में। वर्तमान के विधायक उनकी पत्नी थी। हमारे बागपत से लोकदल के प्रत्याशी को किस तरीके से भाजपा के लोगों ने उठा लिया। आज सुबह देखा होगा आपने, खूब तस्वीरें वायरल हो गई सुबह 4 बजे की, लेकिन बाद में आकर प्रत्याशी वापस लोकदल के पास आ गया, समाजवादी पार्टी के पास आ गया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो आज का समय है ये भाजपा की ये आताताई सरकार है, इसको हटाने का समय है। दोस्तों समझिएगा, जानिएगा, ये धन बल का चुनाव था। ये जो चुनाव था, इस चुनाव में लोगों ने पैसा, सरकारी ताकत का इस्तेमाल किया है। इससे ये कई जगह अनपोच या हमारे जैसे जो हमारे क्षेत्र में हमारे यहां पर जो प्रत्याशी का पर्चा ही डीएम ने कैंसिल कर दिया। लेकिन हम तो उनसे भी कहेंगे कि आने वाला समय है, जो आने वाला समय है, सरकार बदलने जा रही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो इस तरह के अधिकारी हैं जो बायस्ड होकर लोगों के साथ जाति किए हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, आने वाले समय पर ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार है। जैसे ही समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, गठबंधन की लोकदल हो या अन्य दल हो, उनके साथ सरकार बनेगी, निश्चित रूप से जानिएगा एक एक व्यक्ति के साथ इंसाफ होगा और ऐसे अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं आने वाले समय पर बेहतर इलाज करने का काम किया जाएगा। मैं अनुज हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोगों का धन्यवाद दे दीजिए और बता दीजिए लोगों को। अनुज इनकी पत्नी सलोनी गुर्जर, जिनको सब लोग जानते हैं, वो आपके धन्यवाद देना चाहते हैं लोगों का। नमस्कार, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं तो यही बात कहना चाहूँगा, ये लोकतंत्र की हत्या है और गलत तरीके से प्रशासन ने, सरकार ने ये हमारे साथ में घटना करी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, कहीं ना कहीं डर था कि अगर नामांकन हमारा रह जाता तो कहीं ना कहीं डर था हार का। उसी के कारण इन्होंने जो है ये पूरा कार्य करा है। धन्यवाद। मैं अनुज जी अपनी बात रख रहे थे अभी, हालांकि जितेंद्र हैं हमारे जो लगातार साथ हैं। अभी हम ही लोग बैठे हुए थे तो लाइव बोलना था 8 बजे, लेकिन हम थोड़ा लेट बोले। मैं जितेंद्र जी से कहूंगा कि सबका धन्यवाद कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये जो आज प्रकरण हुआ है, इस सब का तो आप सबको पता लग ही गया। अब भाई ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप सब जो है सब समझदार लोग हैं। आप सब ने जो भी हमारे साथ सहयोग किया, इस चीज़ के डर से इन्हें पता था कि ये लोग अगर अड़े रहे तो ये जीत जाएंगे, लेकिन इस चीज़ के डर से इन्होंने हमारा पर्चा आज कैंसिल कराया। इस चीज़ का जवाब आने वाले समय में 2022 में आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है मिल करके आप इस सरकार को हटाने का कार्य करेंगे। मैं आप सबसे यही अपील करता हूँ और बहुत बहुत सबका धन्यवाद। देखिए, अभी आपके सामने जितेंद्र जी ने अपनी बात रखी। मैं तमाम लोगों से ये कहूंगा कि कई बार चीजें इस तरह की होती हैं
बहुत ज्यादा इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनसे भी मैंने देखा हूं, इसके चुनाव के अलग अलग रंग होते हैं, लेकिन ये जो चुनाव है ये समझिए भ्रष्टाचार का बड़ा चुनाव है। इसमें पैसों का मामला ज्यादा है। कई लोग लेते हैं, कई लोग नहीं लेते, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब 50 लाख, 1 करोड़, 75 लाख ऐसी बातें चलती हों तो सोच के देखिए कैसा लोगों का मन रहता होगा, कैसे लोग सोचते होंगे। तो लेकिन हमारे साथ जो लोग रहे ना तो किसी ने कोई मांग की, ना कोई किस तरह की बात चली, लेकिन तमाम जिला पंचायत सदस्यों से मैं फिर कहना चाहता हूं, ये समझिएगा और जानिएगा कि अब काम की शुरुआत होनी चाहिए। जब अभी जैसे ही वो शपथ लेंगे सामने वाले जिला पंचायत के जो प्रत्याशी हैं, तो उन सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि इकट्ठे मिलकर वो जनता का भला करे, आगे बढ़े। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार चल रही है, इसमें पूर्ण रूप से समझ के जानिए सब लोगों को दुख देने के अलावा कुछ काम नहीं किया। इसलिए मैं सब साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ऐसे प्रशासन की, सरकार की भर्त्सना करता हूं। मैं आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहता हूं कि आज ये आपकी परीक्षा की घड़ी थी। कई लोग इसमें पास हुए हैं, वो अपने मन मस्तिष्क में भी हैं, कई लोग इसमें फेल हुए हैं, और बेईमानी, धोखाधड़ी, इसको सब लोग जानते हैं, सबको सब बातें पता चल जाती हैं। लोग इस सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कोई चीज आप नहीं छुपा सकते, ये पक्का लिख कर रख लीजिए। कम से कम राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति का घर तो बिल्कुल आर पार, शीशा जिस तरह आर पार दिखता है जिस शीशे में, ये उसकी तरह है। आपको सब पता रहेगा इनके घर क्या हो रहा है, और बाकायदा ज्यादा भी पता आपको लग जाएगा। इसी तरीके से जो आज मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को ऐसे मौके पर धन्यवाद दूंगा, जो आज कार्रवाई हुई है, जो लोग आपने गलत माना जिनको, उनके ऊपर जो कार्रवाई की है, ये प्रशंसा की योग्य है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जिन लोगों ने ऐसे टाइम पर कैंडिडेट को, पार्टी को धोखा देने का लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों से कम मुझसे ये कहना है कि आप लोगों की सब चीजें लोगों को पता होती है, बेशक उस पर कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन आज जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये जो कार्रवाई की है, ये स्वागत योग्य है। जो पार्टी में रहकर, सरकार में रहकर जो लोग लगातार पार्टी से लाभ लिए हों, आज वो अगर गद्दारी करते हैं, गलत करते हैं, तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। अनुशासनहीनता करने वाले लोगों पर और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर जो इस तरह के कुकृत्य करते हैं, उन पर इस तरह की कार्रवाइयां होनी ही चाहिए। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि लगातार संपर्क रहता है, मैंने आज भी हम लोगों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जानकारी दी जो मेरठ में हुआ है, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह का है कि सब लोगों से बातें हो रही हैं, तो कई चीजें पार्टी की और उसकी ऐसी रहती है जो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ही हम लोग रख सकते हैं। लेकिन मैं जनता से, आम लोगों से, हर जाति वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, इस आताताई भ्रष्टाचारी सरकार को आप सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर हटाने का काम करिए। इनसे दूरी बनाकर, जिन लोगों ने कोरोना के समय में किस तरीके से लोगों को मरते हुए सब लोगों ने, हमने आपने देखा है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हम लोगों को दूर करना पड़ेगा। इन सब बातों के साथ मैं जितने लोगों ने जिला पंचायत से संबंधित हमारी मदद की, या जो समाजवादी पार्टी की अलग अलग जगहों पर लोकदल गठबंधन की मदद कर रहे हैं, मैं उन सब साथियों को तहे दिल से सिर झुकाकर, शीश झुकाकर धन्यवाद करता हूं, सबका सम्मान करता हूं। जिन लोगों से जो थोड़ी मोड़ी परेशानी, दिक्कत कई लोगों को होती है, खैर वो हमेशा रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अनुज जी को और इनके पूरे परिवार को, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का ये साथ दिया, या अलग अलग संगठनों के लोगों को जिन्होंने अपने आप को मजबूती जो ये देने का काम किया, मैं आप सब साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं तो फिर ये कहूंगा कि जब कभी कभी जैसे ही अश्वनी वाला प्रकरण हुआ, आप लोगों ने देखा होगा लाइव पर, मैंने उसको बैठाकर बोला है, मुझे नहीं पता उसके ऊपर क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन
जब कोई किसी व्यक्ति को धोखा देता है या कभी कभी वो गलत करता है, और कम से कम उनके साथ गलत होता है कि जो लोग किसी का अच्छा चाहने वाले लोग हैं, तो मैं समझता हूं कि वो खुद ही अपने आप को नुकसान करता है, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को। इसलिए हम किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते। सरकार का मामला है, लोग करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, पता नहीं उस पर क्या दबाव पड़ा होगा या क्या चीज हुई होगी, वो एक दो दिन में कई चीजें सामने सबके आएंगी। लेकिन मैं कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई ईर्ष्या के भाव नहीं है किसी के प्रति। चुनाव है, कई बार आदमी कोशिश करते हैं, सामने वाला भी कोशिश करता है, लेकिन ये पूरा का पूरा चुनाव ये ऐसा है, पूरा का पूरा चुनाव ये ऐसा है कि इसमें धन बल, सरकारी चीजों का इस्तेमाल बहुत दिन तक बहुत ज्यादा लोग करते हैं। जैसे अब ये वाली सरकार ने तो बिल्कुल आताताई की है। खैर, आप सब लोगों का, जो लोग मुझे चुन रहे हैं, हजारों लोग, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन लोगों ने इस पूरे चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो हमारी साथ जुड़े रहे, मैं उन सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और अपने जितेंद्र भाई को, इनके पूरी फैमिली को, जो लगातार हमारे साथ डटे रहे बिना किसी लालच के, बिना किसी द्वेष के, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अन्य लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप सब लोगों से यही इच्छा जाहिर करता हूं कि हम फिर जुटेंगे, कल से ही लगेंगे अपने मिशन पर, काम पर, जनता की सेवा में। मैं कल फिर लाइव आऊंगा शाम को, कल तक चीजें और पता चलेंगी तो आपको बताऊंगा। लेकिन आज जिस तरीके से, या लगातार जिस तरीके से ये सरकार लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, ये सबके सामने है। आने वाले समय पर जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं, जितने लोग साथी आप जुड़े हैं, मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं आपके इस प्यार के लिए। बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।